बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमरीकी हमलों के नतीजे में अब तक ईरान में क्या तबाही हो चुकी हुई है। सियासी क़यादत पासदारान इनकलाब के सामने कैसे बेबस है, और पासदारान इनकलाब ने सुप्रीम लीडर के नाम पे जो 3 दिन का अमरीका को अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद खित्ते में क्या होने वाला है, इस पर बात करनी है। और मौलाना फजल रहमान ने जो कसूर में खिताब किया था और शोहदा के हवाले से जो बात की थी, तो अपने बयान पर उन्होंने माजरत करने से, माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। जमीयत लायर्स फोरम का कन्वेंशन था, वहाँ जो उन्होंने बातें की हैं वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उनके इस खिताब और इस बयानिया के हवाले से, जिसको हम सम अप करेंगे सिर्फ 2-3 फिक्रों में, इसका तज्जिया मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है जिसके ऊपर बात करनी है, वो जनाब फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो चैंपियन बन गया है जनाब स्पेन, और 16 साल बाद वो दोबारा दूसरी मरतबा वो वर्ल्ड चैंपियन बना है फुटबॉल का। तो ये जो वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, ये इसको स्पोर्ट खेल नहीं रहने दिया, वो किसी ने नहीं रहने दिया। ये आपको समझ आ जाएगा आगे जाके जब मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो बहरहाल जो स्पेन है, वहां के अवाम ने तो अपनी टीम को सपोर्ट करना था, अर्जेंटीना की टीम ने के अवाम ने अपनी टीम को सपोर्ट करना था, लेकिन बाकी जो तमाशाई थे वो 3 धड़ों में तकसीम नजर आए। ये मैं अपना तज्जिया आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्फाक भी कर सकते हैं। तो वो 3 धड़े, एक तो वो थे जो इसको खेल के तौर पे देख रहे थे और उस टीम को दाद दे रहे थे जो अच्छा खेल रही थी। वैसे अच्छा जो है वो स्पेन ही खेल रहा है वहां पे, तो वो यानी वो बगैर किसी हमदर्दी के, जैसे नहीं मैं, गैर जानबदार तमाशाई जो होते हैं वो, उनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन 2 धड़े और थे जिनकी फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों के साथ जो हमदर्दियां थी वो किसी और बुनियाद पे थी। वो बुनियाद क्या है? पहली बात तो यह है कि जनाब स्पेन जो है, इसने गजा के मजलूम लोगों के लिए जिस तरह स्टैंड लिया, इसराइल की जिस तरह मुखालफत की, तो मुसलमान लोग और वो लोग जो गजा के लोगों के ऊपर होने वाले मजालम के नाकद हैं या मुखालफ हैं, वो सारे लोग जो हैं वो स्पेन के साथ थे। दूसरी तरफ जो लोग हैं अर्जेंटीना वाले, वो जो इसराइल है, इसराइल और ट्रंप साहब जो हैं ये भी कह रहे थे जनाब, जो मेसी है, मेसी के वो फैन है ना, वो कह रहे थे मेसी के मुकाबले में शर्त नहीं मैं लगा सकता, वो सपोर्ट कर रहे थे। और मिस्र वाले मैच में वो तो मिस्री जो हैं उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं कि जनाब हमारे साथ वो बेईमानी हुई है, तो वो तो जनाब उनके यार कोच को भी कार्ड दिखा दिया था कि एम्पायरिंग ठीक नहीं थी। ट्रंप साहब का भी नाम बीच में आ रहा है कि जनाब ट्रंप साहब जो है जनाब ये चाहते थे कि जनाब अर्जेंटीना जो है ये इस फाइनल में पहुंचे। तो बहरहाल एक तो ट्रंप साहब का हो गया ना किरदार, और दूसरा इसराइल का जो किरदार है, इसराइल के जो वुजरा हैं, कई एक वुजरा, उन्होंने ये बयान दिए हैं कि जनाब अर्जेंटीना की हिमायत में उन्होंने बयान दी और ये भी कहा कि जनाब ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि जनाब अर्जेंटीना को सपोर्ट किया जाए। यानी उन्होंने पूरी दुनिया की जो यहूदी बरादरी है अपनी, उनको वो कह रहे थे कि जनाब आपने जो है अर्जेंटीना को सपोर्ट करना है। और वहां के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने जो अर्जेंटीना के वज़ीर आज़म का पैगाम दिया और जर्सी लहराई उसकी अर्जेंटीना की, और कहा मैं तो खुल के जनाब सपोर्टर हूं अर्जेंटीना का। वजह क्या थी अर्जेंटीना की सपोर्ट करने का? वो स्पेन के मुखालिफ हैं इसलिए। दूसरी तरफ वो लोग थे स्पेन की, मैं जो है हो सकता है मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे जहन में भी यही बात थी। मुझे जितने भी लोग मिले ना, हमने जिन लोगों ने मिलके मैच देखा है, वो सारे स्पेन के सपोर्टर थे, और उसकी वजह यही थी जो मैंने बयान की है। हमारे जो जज्बात हैं वो हमें स्पेन की हिमायत पर मजबूर कर रहे थे हजूर वाला। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्पेन की इसलिए हिमायत कर रहे हो, ये ख्वाहिश रखते हो कि स्पेन जीते, और वैसे भी स्पेन ने सबकी तरफ से हिसाब जो है वो चुका दिया है। वो जो अर्जेंटीना को आगे लाने के लिए 2 नंबरियां की जा रही थी, जो भी हुआ, उन्होंने कमाल का खेल जो है वो दिखाया है और बेबस नजर आया है। ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। जो अर्जेंटीना है वो मेसी मूसी ये वो सारे वो बेबस नजर आए, वो छाए रहे पूरे मैच के दौरान। वो पहला जो फिर अजाफी टाइम में उन्होंने दूसरे हाफ में
ये उन्होंने ये गोल किया है, और फेरन टोरस जो है उन्होंने ये गोल किया है। और ये स्पेन जो है ये पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है टीम, इसकी फुटबॉल की टीम, और इनके खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है पूरे टूर्नामेंट में। और बेहतरीन गोलकीपर करार पाए हैं जो स्पेन के गोलकीपर है ना, वो टूर्नामेंट के बेहतरीन गोलकीपर जो है वो करार पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये 80,000 के करीब तमाशाई थे स्टेडियम के अंदर, न्यू जर्सी में जो ये मैच हुआ है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जनाब स्पेन जो है इस वक्त जो खवातीन का वर्ल्ड कप है वो भी उसके पास है, और जो मर्दों का वर्ल्ड कप है ये जो जिसका फाइनल हुआ है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये भी स्पेन के पास है। स्पेन ने पहली मरतबा जो है ना 2010 में ये वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद 16 साल बाद उन्होंने दोबारा यानी 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज जो है इन्होंने हासिल किया है। और अर्जेंटीना जो है वो दिफाई चैंपियन भी था, 3 मरतबा अर्जेंटीना जो है ये चैंपियन बन चुका हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल का। 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान जो मैच हुआ था फाइनल, वो भी बड़ा कांटेदार मुकाबला था, वो पेनल्टी किक्स के ऊपर उसका फैसला हुआ था। तो बहरहाल इसमें वो जो एक नए सुपरस्टार जो मुस्तकबिल के वो जो स्पेन की तरफ से खेल रहे थे, लामीन यामाल या जमाल उनका नाम है, मुसलमान प्लेयर हैं, वो मेसी के साथ उनका मुकाबला हो रहा था। अगर आपने कमेंट्री सुनी हो तो मेसी के साथ उसका मुकाबला हो रहा था, और ये मुस्तकबिल के सुपरस्टार ये पेशगोई की जा रही है। 19 साल उसकी उम्र है यार सारी, और पेशगोई ये की जा रही है कि जब मुस्तकबिल का ये सुपरस्टार होगा। मेसी का तो आखिरी ये मैच था, उसको यादगार बनाना चाह रहे थे जनाब, मैं फिर एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के ले जाऊं जनाब, लेकिन वो नहीं उनके मुकद्दर में था। और ये लामिन यामाल जो हैं ये जब फाइनल जीता है तो उसके बाद उन्होंने जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया है वो भी देखने के लिए, उसने भी जज्बाती किया है लोगों को, खासतौर पर मुसलमान जो हैं उनको जज्बाती किया उन्होंने। तो बहरहाल ये जनाब इन्होंने, मैंने जो अर्ज किया ना कि सबकी तरफ से जो साहब है ये स्पेन ने चुकता कर दिया हुआ है। और वो जो जनाब अर्जेंटीना के लिए जनाब मरे जा रहे थे, जर्सियां दिखा रहे थे, वो उनको मुँह की खाना पड़ी है। उनकी ख्वाहिशात जो है वो ख्वाहिशात ही रह गई है। एक तो बात ये होगी, और दूसरा वो जनाब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं कसूर में जो उन्होंने खिताब किया था उसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किया था। वो कहते हैं जनाब ये तनख्वाह लेते हैं, ये इन्होंने ये पेटियाँ जो हैं इसीलिए बांधते हैं ना लड़ने के लिए, शहादतों के लिए। तो उस पर बड़ी लहदे हुई, मौलाना के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। इस पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये मुतालबा भी किया गया कि जनाब मौलाना अपने अल्फाज वापस लें और माफ़ी मांगे। मौलाना ने जनाब इससे 2 कदम आगे बढ़ के बातें की हैं। जो जमीयत लायंस फोरम का कन्वेंशन था वहाँ जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो वो कहते हैं वो मांगे, वो फौजी अफसर, वो जर्नैल माफ़ी मांगे जिसने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करवाया। वो कहते जनाब 48 घंटे बाद इनको पता चला कि मैंने ऐसी बातें की हैं। फिर उन्होंने जनाब एक मौलवी जो है उसने मुझे जनाब मुबारकबाद दी कि जनाब बड़ा अच्छा जलसा किया आपने कसूर में, लेकिन दूसरे दिन वो मेरे खिलाफ रो रहा था। तो उन्होंने ताहर अशरफी का उन्होंने हवाला दिया, जिक्र किया, नाम लिए बगैर, और ताहर अशरफी साहब को पता तो वो मैं ही हूँ। तो ताहर अशरफी साहब ने जनाब एक बयान जारी कर दिया, जनाब मौलाना साहब आधी बात कर रहे हैं। तो मैंने जलसा कामयाब तो कहा था, लेकिन मैंने एक और बात भी की थी जनाब, ये जो आपने नामुनासिब गुफ्तगू की है शोधा के हवाले से, वो इस तरह की उन्होंने बात की। और फिर मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जो वही बातें की हैं कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, अमन अमा की जो सूरत हाल है, और फिर वो उन्होंने कहा जनाब खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हमें कहा कि जनाब ये इनकी पीटीआई की हुकूमत गिरा के ना, तो ये जनाब आप अपनी हुकूमत बनाएं। वो कहते हैं 53 लोग अगर तोड़ के मुझे दे भी देते, लोटे जो होते, लोटों के जरिए जनाब मैं अगर हुकूमत बना लेता। वो कहता कि जनाब मैं ऐसे घोड़े पे क्यों सवार हूँगा, वो कहता मैं ऐसे घोड़े पे सवार नहीं होना चाहता था जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। फिर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी इन्होंने ऑफर की थी, जो बातें की ना मौलाना मिला कुछ नहीं, उसका जवाब दे रहे थे ना अपनी तरफ से, वो बगैर इल्ज़ाम का जिक्र किए। वो कहते बलूचिस्तान में भी इन्होंने हमें कहा था जनाब चलो बलूचिस्तान वाली हुकूमत का हिस्सा बन जाए। वो कहते हैं हमने फैसला किया जनाब उसका भी हिस्सा नहीं बनना। फिर वो कहते हैं कि आज की सियासत ने पार्लियामेंट और आइन को कमज़ोर किया है, इस्टेब्लिशमेंट को वो कहते हैं जनाब मजबूत किया है, खुशामदी टोला जो है जो खुशामद करता है वो जनाब इक़्तिदार के मज़े लेते, इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा जनाब ये जो
शोहदा की बात कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा लाशें किसने उठाई हैं और हमसे ज़्यादा शोहदा के दर्जात को कौन जानता है। वो कहते हैं जनाब हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं वो शहीद हुए हैं। वो कहते हैं बजोड़ में 100 जनाजे उठाए, रोज़ाना 2-3 जनाजे मैं उठाता हूँ। ये इस तरह की मौलाना ने बातें की और कहा जनाब माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं, माफ़ी मांगे वो जिसके दफ्तर से मेरे खिलाफ कंपेन जो है, जो प्रोपेगेंडा है, ये शुरू है। ये मौलाना ने बात की है। तो ये एक तो मौलाना साहब को यही है कि जनाब मुझे नज़रअंदाज क्यों किया गया इक़्तिदार के लिए, लेकिन अब मौलाना कहते नहीं जनाब मुझे केपी में हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि बंदे तोड़ देते हैं, और बलूचिस्तान में भी हिस्सा देने की बात की थी तो हमने वो नहीं हिस्सा लिया उसमें। तो अब मैं इसको ना 1-2 फ़िक्रों में सबब कर सकता हूँ। मौलाना के ये जो खिताब हुए हैं 2-3 जो और उनकी जमात ने जो रवैया इख्तियार किया वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो भाई मेरे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, उनको भी तो संभालने हैं ना। अब वो सारे लोग जो हैं वो मौलाना की हिमायत कर रहे हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो अपने आप को कहते हैं, वो सारे ना मौलाना साहब के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो गए और कंपेन चला रहे हैं, मौलाना की कंपेन चला रहे हैं वो वाले लोग कि ना मौलाना माफी नहीं मांगेंगे, डट गया मौलाना। इस तरह की जो कंपेन चल रही है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो बस इसको ना आप थोड़े को कहा बहुत जानिए कि ये जनाब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स है, जज्बात है, हो सकता है कि उनको संभालने का कोई अंदाज हो किसी का। मौलाना को किसी ने क्या कहना है यार, मौलाना की हुब्बुल वतनी पे ज्यादा शक ना किया करे। मौलाना बेहतर आदमी है, ठीक है, बहुत जीरक सियासतदान है वो और बड़ी नबी तुली सोच समझ के वो बात करते हैं। अब आते हैं जनाब ईरान वाली बात कि जो वहाँ की सियासी क़यादत है वो बेबस है। जो पासदारान इनकलाब है उनके सामने, उनको तो ये भी नहीं पता, उनकी तो मुलाकात ही बेचारों की नहीं है। जो नए उनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनके साथ अब ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनके बयानात देख लें। बिटवीन द लाइन बैनुल दस्तूर वो इसी तरह की बातें करते हैं कि जनाब पासदारान इनकलाब जो फैसला करेंगे हम उनके ताबे होंगे। वो फैसला होता कहाँ है ये नहीं किसी को पता। बड़ी अजीबोगरीब ये बात है। अब जो वहाँ के वजीर खारजा हैं अराक़ची साहब, अब्बास अराक़ची, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। वहाँ के एक मुकामी फिल्म साज हैं और मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जवाद मुगवी उनका नाम है। उनके साथ तवील इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं और दूसरे लफ्जों में ये भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेबसी का इजहार भी किया है पासदारान इनकलाब की हरकतों के खिलाफ ना, कि जनाब हम बेबस हैं। इस तरह का यानी मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ उसका, एग्जैक्ट अल्फाज तो उनके और हैं और अंदाज में उन्होंने बात की हुई है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जब ये 28 फरवरी को हमला हुआ है, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया जिसमें जो अली खामनाई हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई, वो शहीद हुए हैं। तो वो कहते हैं ना वो जो सिक्योरिटी है ना, जो इंटेलिजेंस है वो लीक हुई उसकी वजह से। वो कहते हैं उनको सारा पता था कहाँ इजलास होते हैं, क्या नकलो हरकत है। वो कहते हैं अब सारी चीज़ें जो हैं वो उनके इल्म में थी, हमलावरों के इल्म में थी। और दूसरा उन्होंने एक जो बात की है, ये देखें ना, मैं कई दिन से ये बात कर रहा हूँ कि यार जो अली खामनाई की तदफीन के मौका पे 3 जो बहरी जहाज है वहां के उनके ऊपर हमले करने की क्या जरूरत थी यार। बड़ा अच्छा बहाना था आप लोगों के पास कि जनाब ठीक है अभी गुजरते गुजरे हमें तदफीन में शुरू हुआ बाद में देखेंगे। लेकिन वो पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने उनके 32 मुख्तलिफ सर, अब ये पता चल रहा है कि उनके 32 मुख्तलिफ मराकज हैं और वो खुद फैसले करते हैं। वो कहते ये हैं कि हमें एक मरतबा अली खामनाई जो है गाइडलाइन देके हुए हैं, अहकाम जारी करके हुए हैं, तो उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा जो ये अराक़ची हैं, इन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब ये जो मुज़ाकरात अगर 10% भी कामयाबी के इम्कानात हो ना, तो मुज़ाकरात ही बेस्ट ऑप्शन होता है। वो ये कह रहे हैं, वो अब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि जनाब वहाँ के जो वज़ीर दाखिला हैं वो आज पाकिस्तान आ रहे हैं, एक वफद के साथ पाकिस्तान आएंगे, बड़े वफद के साथ वो वज़ीर दाखिला से भी मिलेंगे और फिर हमारे वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्का है। और जो एजेंडा बयान किया जा रहा है जनाब, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके ऊपर बात होनी है और सरहदी सूरत हाल जो है उसके ऊपर बात होनी है। फिर MOU के ऊपर भी वो कहते हैं जनाब, ज़ाहिर अगर आएंगे तो MOU के ऊपर भी तो बात होगी ना। अब इन्होंने जनाब ये MOU जो है उसको मुअत्तल कर दिया, वो साथ ही ये बातें कर रहे हैं।
एक तरफ ये जनाब जाके कह रहे हैं यूएनओ को कि जनाब वो अमेरिका को रोके, जंगबंदी की बात कर रहे हैं ना, यही बात है ना। अजलास नहीं हुआ सलामती कौंसिल का, यूएन की सलामती कौंसिल जो है उसका अजलास हुआ है? कोई इनकी दरखास्त पे कोई सुना है आपने कि वहां कुछ रिएक्शन आया है, रद्द-ए-अमल आया है, कोई इजलास वगैरह तलब किया गया है? कुछ भी नहीं। जब पिछले हमले हुए थे, जब इनके ऊपर जो फरवरी में हमले हुए थे, तो फौरी तौर पर इजलास बुलाने में किसने किरदार अदा किया था और किसने ईरान के ऊपर हमलों की मजम्मत की थी? ईरान और अमेरिका के, सॉरी, इसराइल और अमेरिका के जो हमले हैं उनकी मजम्मत पाकिस्तान ने की थी वहां खड़े होकर। अब्बास अराक्ची ने वादे तौर पर यह कहा है कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, मुलाकात किया, टेलीफोन के ऊपर भी बात नहीं हुई, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब उनसे जब पूछा गया कि जनाब ईरान के फैसले करता कौन है, लड़ाई शड़ाई ये जो, उन्होंने कहा वहां सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल है, वो फैसले करते हैं। वो कहते हैं एमओयू और जंग वगैरह के जो फैसले हुए थे, एमओयू, वो कहते हैं एमओयू वाला जो अजलास था ना, वो रात 9 बजे शुरू हुआ था, इस्लामाबाद टॉक्स वाला जो है, और सुबह 3 बजे तक जारी रहा था। उन्होंने कहा जनाब आप सारे इकट्ठे मिले थे, बैठे थे, जिन 13 रुकनी वो कौंसिल है, तो सारे लोग इकट्ठे थे। उन्होंने कहा नहीं जनाब वो तो इजलास ही नहीं हुआ। अराक्ची साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंटरव्यू में कि इजलास ही नहीं हुआ था, वो तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, खौफ था। वो कहते हैं जनाब वो 4-4 लोग, 3-3 लोग जो ना, उनकी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने जो राय थी वो जब हम तक पहुंची तो उस राय के नतीजे में ये फैसला किया गया कि जनाब ये जो जंगबंदी है इसकी हिमायत कर दी गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी इख्तलाफात मौजूद थे, इख्तलाफी आवाजें मौजूद थी कि जंग नहीं बंद करनी, लड़ना है हमने। वो जो लड़ने वाले हैं वो देखें ईरान का नुकसान कितना हो रहा है, और वो मैं कहता हूं कि वो अपने वो क्या कहते हैं उसको ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। अमेरिका की ताकत और अपनी ताकत का अगर वो मुवाजना करें तो वो, अच्छा ये जो दे रहे हैं अल्टीमेटम कि ना 3 दिन हम इनको दे रहे हैं, यानी 72 घंटे जितने भी घंटे बनते हैं को, उन घंटों में जितनी तबाही करनी है कर लें, उसके बाद जनाब हम बदला लेंगे। और भाई मेरे तबाह करके करवा के सारा कुछ, फिर आपने जवाबी हमला करना। फिर हमला भी कहाँ कर रहे हैं यार? मैंने कल भी अर्ज किया था जनाब यूएई और इसराइल दोनों के ऊपर नहीं आप इस मरतबा हमले हो रहे हैं, और जो करीब इनके जहाज खड़े हुए हैं, बहरी जहाज खड़े हुए, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं जनाब। वो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक इन्होंने सऊदी अरब के ऊपर भी जनाब हमला किया है, कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं, कुवैत में और बहरीन में, हम अमान में, इराक के ऊपर जनाब इन्होंने चढ़ाई कर दी है। वो कहते हैं जो फौजी अड्डा है वहाँ उसका क्या कहते हैं अमेरिका का, तो वहाँ जनाब वहाँ एक बंदा भी शायद वो मारा गया है अमेरिकी जो है। मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद एमओयू से ईरान की फतह का जो पूरी दुनिया में तासर गया, इन्होंने खुद ही उस तासर को जनाब जाहिर कर लिया। वो कहते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान की जो कोशिशें थी, जब पाकिस्तान की कोशिशों से जो जंगबंदी हुई थी वो दुरुस्त नहीं थी, उसको कंटिन्यू करते यार, कुछ हमारा ख्याल करते, कतर का ख्याल करते, सऊदी अरब के जितने भी ममालिक इस जंगबंदी में जिनका किरदार था उनका कोई लिहाज करते नहीं जी, हमने तो लड़ना है जनाब। और लड़ना फिर वहां जाके अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों कह रहे हैं जनाब कि जनाब जंगबंदी करवाएं? वो कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज में जंगबंदी हो जाएगी। वहां तो यार जो यूएस के पास पावर्स हैं, वीटो पावर है उसके पास, और बाकी यूरोपीय यूनियन के साथ अब जाके मिल गई है, फ्रांस के पास वीटो पावर है, बरतानिया के पास वीटो पावर है, तो आप क्या कर लेंगे वहां? क्या करारदाद मंजूर करवाने? पहले जंगबंदियां कितनी करवाई हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने यार, तो वो कहते हैं जनाब अक़वाम मुत्तहिदा करवा जनाब चल पड़े हुए। दूसरा कुछ लोग अमेरिकी मीडिया या यूरोपीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जनाब खुशफहमी का शिकार है कि जनाब ईरान बहुत बड़ी ताकत बन गया हुआ, और भाई ना उसके पास फजाइया है, ना उसके पास बहरिया है, ड्रोन्स और जो मिसाइल हैं वो कब तक चलाएंगे, उससे कैसे फतह हासिल की जा सकती है? वो जो हमले करते हैं ईरान अमेरिका वाले, उनको रोकने की इस्तिताअत है। एक ड्रोन गिरा लिया जनाब, उसकी तस्वीरें जारी कर दी, दूसरा ड्रोन गिर गया जनाब, उनकी तस्वीरें जारी कर दी। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन जो हैं और जेट तैयारी जो वो हमले कर रहे हैं, एक आध गिरा के जनाब उसकी तस्वीरें लगा के, और वो जो मीडिया है वो बड़ी अजीबोगरीब ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें लोग खुशफहमी का शिकार हो जाए। ईरान से डर गया अमेरिका। वो क्या है, वो रिपोर्ट ये है कि जनाब जो इसके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जनाब इतनी एडवांस हो गई है ईरान की कि जनाब उनकी जो
एक्यूरेसी है वो कमाल की होगी है। और अमेरिका खौफजदा है, परेशान है अमेरिका। और भाई मेरे, ये अमेरिका का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि दुश्मन को ताकतवर बना के पेश करना, ताकि वहां के अवाम और दुनिया ये ना कहे कि जनाब आपने तो कैसे कमजोर दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया है जनाब, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है जनाब, जो जवाब ही नहीं दे सकता। ये दुश्मन को ताकतवर बना के पेश करता है। वो कहते हैं जनाब वो बड़े तकड़े हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, कोई अहमी बंदे नहीं है वो। इराक में 2 दफा जंग हुई, क्या किया इन्होंने? कभी वो नास्ट्राडामस की पेशगोइयां लेके आके जनाब पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जनाब, वो एक बंदा था जनाब, पता नहीं कितने सौ साल पहले जनाब पेशगोइयां कर गया था जनाब, इराक से जंग होगी और वो जीत जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तासर ये दिया जा रहा था जब देखे ये पहले पेशगोई हो चुकी हुई है कि जनाब इराक ने जीत जाना, हम किसी कमजोर मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर रहे। दोनों मरतबा जब कुवैत पे हमला किया था, कब्जा किया था इराक ने उस वक्त, और इराक ने बड़ी बड़की झटकें मारी थी। जो ही उसने अमेरिका ने कहा कि जनाब हम आ रहे हैं किराए की फौज बन के, तो इराक 1 मिनट में निकल गया था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा उसको। और दूसरी मरतबा जब जो खलीज की दूसरी जंग हुई है सदाम, जिसमें वो पकड़े गए थे और उनको फिर सज़ाए मौत दी गई थी, तो उस जंग में भी बड़ी अजीबोगरीब कहानियां थी जनाब। इसके बाद ये हथियार है, एक आध मिसाइल इसराइल की तरफ उन्होंने चलाया था, वो भी नहीं पहुंचा ठिकाने के ऊपर। और जनाब एक पता नहीं कितने मीटर लंबी तोप बना ली हुई है सदाम ने जनाब, खुफिया पता नहीं क्या क्या हथियार हैं उसके पास। तो ये पूरी दुनिया में इन्होंने एटमी हथियार बना रहा है जनाब, केमिकल हथियार हैं उसके पास, पता नहीं क्या करने वाला है जनाब सदाम। बाद में पता चला जनाब वो कुछ भी नहीं, सारा कुछ इसका ये वतीरा है। अब ईरान को भी एक ताकतवर मुल्क के तौर पे जनाब बड़ी ताकत है यार, बड़े दिल। अफगानिस्तान में जब हमला किया यार, अफगानिया कौन की सी, ये कह रहे जनाब उस मुल्क के ऊपर हमलावर हैं जिसने रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। दुनिया में कभी किसी मुल्क ने, कभी आलमी ताकत, कोई बड़ी ताकत कब्जा नहीं बरकरार रख सके अफगानिस्तान को, और हम उस कौम से लड़ पड़े हैं। ये इनका वतीरा है भाई मेरे अमेरिका का। ये एमी खुशफहमी में मुब्तला न हो जा करें कि जनाब वो जो उनका जो दुश्मन है अमेरिका को, जो इसको नाको चने वो आ देगा, ऐसी कोई सूरत नहीं। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब ये इन्होंने जो अब तक जो इतलात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कि 20,000 टारगेट्स को हिट किया है ईरान के अंदर, तबाही मचा दी। जहां हमारे कुछ लोग कह रहे हैं जनाब मैं तेहरान में निकला, तीसरे फ्लोर पे बैठा था, मैंने देखा तो जनाब वो तो तेहरान जनाब हरा भरा तेहरान है जनाब, बिल्कुल रौनक उसी तरह तेहरान में जो तबाही मचाई है उन्होंने। और उसमें मिलिट्री कंपाउंड्स उनके जो उड़ा दिए, जो छोनियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया, ड्रोन फैक्ट्रियां, ड्रोन इंडस्ट्री, ये सारे मिसाइल जहां बनते हैं, और जहां इन्होंने इवन ये कि जो एटमी प्लांट्स जहां इनके थे, यूरेनियम अफजूदगी की बात वो कह रहा है जब मैं वो ज़रात और पता नहीं क्या वो वाली बात, डस्ट की बात करता है, वो उन्होंने पहाड़ियों के नीचे दफन कर दी हुई। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो कल हमला हुआ ना, 8वीं शब जो हमला हुआ है वहां पे मुसलसल, वो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये पता चला कि कारपेटेड बमबारी की है उन्होंने, ऐसे तबाही मचाते गए हैं। वो शदीद तरीन हमला था उनके ऊपर अब तक जो है। जो पहला जो इसराइली और अमेरिका के हमले थे, इसराइल के साथ पहले उन्होंने, बाद में अमेरिका तो आखिरी दिनों में शामिल हुआ था। जो दूसरी दफा जो फरवरी वाली जंग शुरू, अब तक 82 इनके सुप्रीम लीडर समेत 82 जर्नैल और जो एटमी साइंसदान है वो शहीद हो चुके होंगे, जाँ बक हो चुके होंगे। तो और तबाही किसको कहते हैं? और फिर जनाब इनका जो मैंने अर्ज किया था ना, एक 40% जो है एक इलाका है उसकी बिजली जो है वो फिर वो बिजली से महरूम हो गया हुआ है। इन्होंने पुलों के ऊपर हमले किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह करने की मैं बात कर रहा हूँ। खबरें ये हैं कि पासदारान इनकलाब के 32 से जायद हेडक्वार्टर्स, आप कह सकते हैं उसको, इलाकाई हेडक्वार्टर्स, और चेन ऑफ कमांड मौजूद ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जनाब हुक्म दे दिया गया है पहले ही, हम उसके मुताबिक हमले कर रहे हैं। अब कुवैत के ऊपर जनाब एक बंदे को, इसलिए कुवैत पसंद नहीं है इनके लीडर को, किसी को, एक धड़े को, कि जनाब वहां वो जो अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात थी उनमें शिरकत के लिए, तज़ियत के लिए कुवैत से कोई वफद नहीं आया, तो वो कहते जो हमारा दुश्मन हो गया, नहीं जनाब वो हमने करना है। और दूसरी बात यह है कि यार वो 50,000 फौज जो है ना, 50,000 फौज जो है वो मौजूद है इस खित्ते में, इसके इर्द गिर्द जिसने घेरा डाला हुआ है ईरान को, अमेरिका की 50,000 कोई छोटी
फौज नहीं होती। मैं अभी देख रहा था एक अस्करी माहर का तज्जिया, वो कह रहे हैं जनाब दुनिया में 192 में से 140 मुल्क ऐसे हैं जिनकी फौज 50,000 या 50,000 से कम है, और ये 50,000 बंदे इन्होंने यहाँ भेजी और मजीद फौज आ रही है। फिर वो जो रिफ्यूलिंग वाले जहाज हैं उनकी खेप आगी हुई है, और अपने जहाज जो हैं ये वहाँ उर्दन में और इसराइल में वो जनाब वो वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं आर्जी तौर पर। पहले भी मैंने कहा था जनाब अड्डे भी वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। तो अब जनाब ये इसराइल और उर्दन पे वो जो अड्डे हैं जहाँ वहाँ जहाज खड़े किए यहाँ ले जाके उन्होंने, उनके ऊपर हमले क्यों नहीं हो रहे? सवाल ये पैदा होता है। 3 दिन का जनाब अल्टीमेटम दे दिए, जब 3 दिन में ये कर देंगे। और दूसरा इनके जो एक इलाके में जो ये पानी नहीं समुद्र से साफ करते पीने के काबिल बनाते हैं, वहां जो उनका प्लांट था वो उड़ा दिया उन्होंने, और 10,000 वो आबादी जो है वो साफ पानी से महरूम हो गई है। अब पता चला है कि जनाब कुवैत का जो समुद्री पानी साफ करने वाला प्लांट है वहां ईरान ने हमला कर दिया। अगर ये पानी के प्लांट्स के ऊपर हमले शुरू हो गए फिर तो सूरत हाल अजीब हो जाएगी, फिर तो वो जिंदगी और मौत का मसला बन जाएगा ना। पहले तो वैसे तबाही या इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इस तरह की बात थी ना, फिर अगर ये पानी के प्लांट्स जो हैं अगर उनकी तबाही शुरू, फिर तो वो मरने मारने का मकाम होगा ना, फिर तो जिंदगी का मसला होगा ना, वहाँ के अवाम की जिंदगी का मसला होगा। और पता ही चला कि जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ये जो ममालिक हैं जिनके पास दरिया नहीं है, तो वहाँ जनाब 716 वो कहते हैं कि जनाब ये पानी, ये समुद्री पानी साफ करने वाले मजमूई तौर पे वो प्लांट्स हैं। और ये जो यूएई के पास वो कहते हैं जनाब 40 दिन का जखीरा करने की सलाहियत है पानी को, साफ पानी, वो जो प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन बाकी मालिक में 4 से 7 दिन, 1 हफ्ते का उनके पास पानी होता है। अगर ये प्लांट्स तबाह कर देते हैं या वो ज़ाहिर बिजली से चलते हैं, या जो पावर हाउसेज हैं जो बिजली घर हैं उनको उड़ा देते हैं ईरान वाले, तो फिर क्या वो दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं वो फिर चुप बैठे रहेंगे? अगर ये कुछ छोटी छोटी रियासतें भी हैं ना, बहरीन चंद किलोमीटर होगी, कुवैत चंद किलोमीटर हो गया, ये वाले जो हैं इनको छोड़ के कुछ बड़े ममालिक भी है ना, क्या वो खामोशी के साथ इन प्लांट्स को तबाह होते देखते रहेंगे? ये अगर कोई अंदाजा लगाना वो खामोश रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, ये अंदाजा गलत है। अरब ममालिक और ईरान अगर आपस में उलझ पड़ते हैं तो इससे खुश कौन होगा? सबको पता है कि जनाब उसकी ख्वाहिश है यार, बड़ी देर से ख्वाहिश है कि इनको लड़ा के कमजोर करूं जनाब, इनको ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करूं। इसराइल खुश होगा और किसने खुश होना है? अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।